स्कूल में इंग्लिश थोड़ी सीखता है, जर्मन है वो, स्कूल में जर्मन थोड़ी सीखता है, वो उसके परिवेश से सीखता है। कहां से सीखता है? परिवेश। तो आपका परिवेश कैसा है? बाड़मेर से यहां तक तो आ तो गए, लेकिन परिवेश साथ ले आए। आप सभी को सबसे पहले तो 3 बात की बधाई। अब आप बोलोगे 3 बात किस चीज की? पहली बात, 3 चीज की बधाई है आपको एक साथ। पहली बधाई इस बात की कि आपने यह निर्णय लिया कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है। इस बात की बधाई बनती है आपको, क्योंकि जो आपका पहला कदम है, एक कहावत है कि लंबे प्रयाण छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं, है ना? आपका जो लाइफ का डायरेक्शन है, गोल है, आपने तय कर लिया कि मुझे आरएस की प्रिपरेशन करनी है। इस बात की बधाई बनती है आपको, पहली। दूसरी बात, आपने आरएस का बनने का निर्णय सही समय पर कर लिया। अभी आप कुछ लोग अंडर ग्रेजुएट होंगे, कुछ ने ग्रेजुएशन नहीं की होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आरएस की वैकेंसी आने के बाद डिसीजन लेते हैं कि देखो वैकेंसी आई है, फॉर्म भरना है और मैं अब तैयारी करूंगा। आप उन लोगों से कई गुना अच्छे और आगे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा और मैं फिर आरएस बनूंगा। वो लोग बहुत लेट होते हैं। आरएस बनने का पहला जो, अगर मैं कहूं कि कोई बेस है, वो ये है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप 15-16 महीने 18 महीने तैयारी कर चुके हैं, अब आप ये सोचें कि अब भगवान, अब वैकेंसी आनी चाहिए। उससे पहले वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। जब आप पूरी तरह से, जब हम युद्ध में उतरे, रनिंग में, रेस में उतरे, एथलेटिक्स में उतरे, किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे पहले पूरा प्रिपेयर होकर फिर उतरते हैं ना। हाफ प्रिपेयर्ड या हाफ अप्रोच से कोई उतरता है क्या? नहीं उतरता। तो आप भी यही मन में विचार करें कि मैं जब भी आरएस की वैकेंसी में अपीयर तब होऊंगा जब मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस एग्जाम के लिए। तो पहली चीज, आपने आरएस बनने का निर्णय लिया, उस बात की बधाई। और दूसरी बात, आपने सही समय पर निर्णय लिया, इस बात की बधाई। और तीसरी बधाई यह है कि आपने सही जगह का चयन किया है। अपने आप में आपके डिसीजन ही आपकी लाइफ को बनाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। आपका डिसीजन क्या है? पहला, आरएस की प्रिपरेशन करना, यह आपका गोल सिलेक्शन है। दूसरा डिसीजन आपका कि मुझे सही समय पर करूं। हां, कई लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर आरएस बनूंगा, बड़ा होके आरएस बनूंगा या यूपीएससी में आईएएस बनूंगा। वो सोचते हैं, उनका डिसीजन गोल सेट कर चुके हैं। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, कहते हैं। आपने, हो सकता है पहले क्लासरूम में, आपने स्कूल में, 12th में, आपके स्कूल के जब 11th में आपने जब सब्जेक्ट लिया, उस समय आपका जब फर्स्ट, आपके जो इंट्रोडक्शन सेशन हुआ होगा, या स्कूल में आपस में, या किसी क्लास टीचर ने पूछा होगा, हाँ बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? तुमने कहा होगा सर आरएएस। तो हो सकता है उस दिन भी आपकी बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन आज इस बात की बधाई की पात्र है कि आपने ये निर्णय लेने के बाद यहां पर आप तैयारी करने की बात, तैयारी करना मतलब इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप आज आए हो। और तीसरी है कि सही प्लेटफॉर्म का चयन किया आपने। ये आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलेंगे। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका टाइम। सही समय पर आपने निर्णय लिया। टाइम किसी व्यक्ति के जीवन का अमूल्य और मतलब उसका कोई कीमती पार्ट होता वो। अब आपने उस कीमती पार्ट में से यह डिसाइड किया कि मुझे आरएस बनना है। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए आप बधाई के तो पात्र हैं। अपने आप को धन्यवाद दो और खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करो और एक दूसरे को कह दो जो यहां भी उपस्थित है। अगली बात, क्यों भाई हम ये क्यों कर रहे हैं? क्यों तैयारी कर रहे हैं? ये गोल, ये तैयारी, ये प्रिपरेशन क्यों? जिंदगी आपको पता है प्रतिस्पर्धा का युग है। मानव जीवन संघर्ष में जीवन है और आपस में प्रतिस्पर्धा है हर जगह में। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप चाहे डॉक्टरी में जाएं, आप इंजीनियर बने, आप कोई और किसी तरह का टेक्नीशियन बने, या बिजनेस में चले जाएं, या और पॉलिटिक्स में चले जाएं, सब जगह संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। उस कंपटीशन में जीतता वही है
जो जितना जल्दी शुरू करता है। जैसे अभी था ना, कहीं एक मीम चल रहा था, एक बच्चा, मैं अभी बैडमिंटन खेलने गया तो कहीं हम छोटे छोटे बच्चे बैडमिंटन 8th और 9th क्लास के बच्चे थे, नहीं 10 साल के बच्चे थे, वो बैडमिंटन खेलने के लिए उनके पेरेंट्स लेके आए वहां पे। तो वहां उन्होंने पेरेंट्स ने कहा कि मेरे बच्चे का, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा टारगेट है कि बच्चा कहीं बड़े इवेंट में खेले, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवानी है, उनको तैयार करना है। 10 साल 12 साल का बच्चा था, 2 बच्चे थे। तो वो एकेडमी के कोच ने कहा साहब आप लेट हो गए, आप 12 साल बच्चे लाए हो, आपको 6 साल के बच्चे को लाना था। यहाँ 6 या 7 साल के बच्चे को आप लाते तो ये बेटर रहता कि आप कहीं ना कहीं इनको उस लेवल तक ले जाते। अब कंपटीशन में उस लेवल पे आके ये पिछड़ चुके हैं। तो मैं वही, आप लेट नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन अप्रोच है हमारी, जो यूपीएससी या आरपीएससी का जो सिलेबस है, उसके लिए बेसिक मिनिमम योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट हैं या जिसने कर चुका है, वो अब बिल्कुल साइंटिफिकली वो अपने आप को कि हाँ अब वो पूर्णतः इस बात को तैयारी करने के लिए खुद ही तैयार है। जो खुद तैयार है, अब उस स्थिति में आप हैं। तैयारी करने के लिए मैं वापस आता हूं कि आपने गोल सेट, ये यूपीएससी आरपीएससी में सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय क्यों लिया, आपका कितना अच्छा निर्णय, मैं इसको यहां पे साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करता हूं। देखिए जिंदगी में आप, कई लोग सफल होने के लिए कई शॉर्ट रास्ते अपनाते हैं, कुछ भी तरीका हो सकता है शॉर्ट रास्ता। आपको हर जगह पर आपका कहीं ना कहीं, आप इलीगल काम करते हो तो आपके लिए वो फ्यूचर आपका खराब हो जाता है। जीवन का लक्ष्य लोगों का क्या हो सकता है? पद, पैसा और प्रतिष्ठा। मानव जीवन का, हां ये आज भी आरपीएससी में, आरएस में प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी में आईएएस बनने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं या आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो व्यक्ति जवाब देता है, कैंडिडेट जवाब देता है कि सर मेरे अंदर देश प्रेम की भावना है, मैं समाज सेवा की भावना है, मैं शुरू से ही आईएएस बनना चाहता था। यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। आंसर, यह आंसर बिल्कुल गलत है कि वो कहता है कि सब मैं समाज सेवा, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, राष्ट्र कल्याण की भावना है मेरे अंदर। नहीं, ये सेकेंडरी है। वो एक बनाया हुआ आर्टिफिशियल आंसर है। एक जेन्युइन और रियल आंसर ये है, सबसे पहले मुझे जॉब चाहिए। जॉब, आपकी लाइवलीहुड, आपकी आजीविका, आपको जीवन जीने के लिए व्यक्ति को पहली चीज क्या चाहिए? जॉब, नौकरी। आप नौकरी में आओगे, फिर सेकंड चीज है आपका, तो नौकरी चुनने के लिए आपने यही नौकरी क्यों चुनी? और भी बहुत सारी नौकरियां हैं कि सर इस जॉब में प्रतिष्ठा है, इस जॉब में क्या है? प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी है, इस जॉब की इमेज अच्छी है। तो इस जॉब की इमेज क्यों अच्छी है? क्योंकि ये जॉब, इसके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोगों को समाज में सेवा करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। तो ये आईएएस और आरएएस की जॉब देती है। आप आदमी बहुत सारे आपने पैसे वाले देखे होंगे, आपके आसपास देखना, बहुत लोगों के पास बड़े बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, सब पैसा है। उनके पास जो एक बड़ी, जो एक कमी होती है ना, वो होती है कि उनकी वो इमेज को लेके होता है। उनका कोई न इमेज है, न रिकॉग्निशन है, न पहचान है। कोई नहीं जानता उनको, गली में तीसरी गली वाला नहीं जानता कि कौन है। नेम प्लेट के बाहर नाम लिखा हुआ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेम प्लेट के नीचे आदमी क्या चाहता है? पद के साथ साथ प्रतिष्ठा। इसके अंदर प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा, इमेज एक बड़ा, वो बड़ा एक रोल प्ले करता है। इसके लिए आप नीचे लिखते हो आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, आपके नेम प्लेट के बाहर, घर के बाहर। माननीय विधायक, सांसद, मंत्री। आपने एक चीज नोट की होगी कि हर कोई ज्यादा जो पैसा कमा लेता है, जिसके पास पैसा होता है, वो क्या बनना चाहता है? वो एमएलए, एमपी बनना चाहता है, सरकार में, सत्ता में आना चाहता है। आपने ये चीज नोट की होगी आपके आसपास। क्यों? वो पैसा तो है उसके पास, लेकिन उसके पद और प्रतिष्ठा नहीं है। उसके लिए क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स में आ रहा है। आपके पास अभी समय, आप स्टूडेंट है, आपके लिए पद के लिए क्या है? आपकी जॉब सर्च कर रहे हैं।
तो आप जॉब के माध्यम से आप पद पाने की कोशिश करेंगे, पद के साथ साथ दोनों इसके बाय प्रोडक्ट है। ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट है, पैसा और प्रतिष्ठा, ये पद के साथ ही आ जाते हैं। आपकी जॉब लग गई अच्छी, आप यूपीएससी में आईएएस बन गए, तो एक अच्छा लाइवलीहुड आपका, एक अच्छी सैलरी पैकेज है इसमें। अच्छा सैलरी पैकेज होने की वजह से आपके पास ठीक ठाक सरकारी बंगलो, गाड़ी, सब चीज व्यवस्था हो जाती है आपके पास लवाजमा, और प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। आप इमेज आपकी एक खुद का एक रिकग्निशन, एक आइडेंटिटी हो जाता है कि साहब कौन है, साहब ये फला जिले के कलेक्टर हैं, आईएएस है। आपके पिता, आपके माता, आपके परिजनों को आपके नाम से पुकारा जाता है। ये उनके जो अभी वहां नए सेलेक्ट हुए आईएएस, उनके पिताजी है। सब आगे बिठाओ इनको। आप देखना आपके गांव परिवार घर में, जब गांव में मारवाड़ के लोग या जहीं भी हम राजस्थान के लोग हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन या और जो रियाण कहें, सभा कहें, तब आपके देखते हैं किसी का भाई होता है, किसी का बड़े पिताजी, कोई पिताजी, परिवार का सदस्य जो जिंदगी भर गुमनामी में जिया उन्होंने, भली एक आम किसान या एक आम साधारण सा सरकारी नौकरी के रूप में रहे, और उनका बेटा कोई सीधा ही आईएएस या आरएस डायरेक्ट बन जाता है, तो रिजल्ट के दूसरे दिन जब कहीं वो किसी प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनको लोग इंगित करते हैं कि फलाना उसका जो ये बेटा है या उनके ये पिताजी है। तो उस आदमी के लिए इससे बड़ा गर्व का क्षण कोई नहीं हो सकता। आप किसी व्यक्ति के लिए, हां देखिए, पिता की कमाई दुनिया में जो है ना, ब्लड रिलेटिव्स में दो ही एकमात्र ऐसे जो आपके साथ है, रिलेटिव्स है, जो आपकी प्रतिष्ठा से उनकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ती है, वो है आपके माता पिता। ठीक है, आपके माता पिता, एक कहावत भी है कि अगर आप एक जनरल, किसी ने प्रतियोगिता दर्पण में कोई इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, किसी यूपीएससी सेलेक्टेड किसी ने, कि मोटिवेशनल कोट ये कहा था कि मैं जब भी पढ़ाई से निराश हताश हो जाता था, कि मुझे जब मेरा धैर्य खोने लगता था, तो मुझे मेरे पिताजी के झुके हुए कंधे और मेरी माता के आंखों के नीचे की जो काली जाइयां है ना, जुर्रियां, वो मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करती थी कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये सिलेक्शन चाहिए। तो ये मोटिवेशन, अब वो गॉन आर द डेज, वो पुरानी बातें हैं ना। आजकल किसी के पिता के कंधे झुके हुए होते हैं, है ना किसी माता की जो चेहरे के नीचे काली जाइयां नहीं होती। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर गली गली खुले हुए हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो पुरानी बातें हो गई, है ना। लेकिन मैं ये आपको वापस, वो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक बात है। हम बात करते हैं झुके हुए कंधे नहीं, और ज्यादा वो प्राउड फील करे आपको लेकर के, उनकी पहचान आपसे हो। पिता की पहचान अगर बेटे से है तो वो उसके लिए गर्व का मैटर है, लेकिन अगर आपकी पहचान आपके पिता से है तो इसका मतलब आप गलत है, आप सक्सेसफुल नहीं है पर्सन। आपकी वजह से अगर पिता की पहचान है तो ये उनके लिए, पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से बेटर करे, सवाया हो, सवाया, हां, और ज्यादा। आप मेरी बात समझ गए। तो हम जॉब सिक्योरिटी के लिए हम आते हैं इसमें। जॉब के बाद जब आपका जॉब मिलती है आरएस या आईएएस के रूप में, तब आप क्या करते हो, आरएस बनते हो। आरएस को कहते हैं पद। आपको पद मिल गया, पद के साथ एक अच्छा एक सैलरी पैकेज होता है, तो आपके पास पैसा हो गया एक लिमिट में, ज्यादा पैसा भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा, ये तीन चीज हो गई। इन तीन चीजों के लिए दुनिया में लोग कितने भटकते हैं इधर उधर, लेकिन नहीं मिलती। किसी के पास पैसा है, उसके प्रतिष्ठा नहीं है, पद तो है ही नहीं। फिर एक उम्र गुजरने के बाद पद क्या मिलता, पद और मिल सकता है, वो कैसे, पॉलिटिकल पावर से। पॉलिटिकल पावर से कैसे, कि अगर आपने कोई माननीय विधायक या माननीय सांसद बन गए तो आप मंत्री बन गए तो एक पद है, या किसी बोर्ड के चेयरमैन बन गए तो वो आपके पद है, वो पॉलिटिकल आपके उस चैनल से हैं। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपकी जिंदगी के 3 साल, ये 3 साल आपकी लाइफ का टाइम इन्वेस्टमेंट है। पैसा तो अब मायने रखता भी नहीं है, मैं बता दूं आपको। हम लोग कई बार ये देखते हैं, सोचते हैं कि इसमें मैं अगर यहां जयपुर में रह के प्रिपरेशन करूंगा तो मेरी लाइफ के इतने तो मेरे फीस लग जाएगी। आप कैलकुलेशन करते हैं, मुझे पीजी हॉस्टल या रूम लेके या कहीं रहने के लिए मेरा महीने का 10,000 ये, और एवरेज महीने की 10,000 फीस, मेरे महीने का 20,000। ब्रदर, ये जो 20,000 है ना, ये आपका वेस्टेज नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है।
काश ये और आपके ये बात आप और आपके पेरेंट्स समझे। ये जो महीने का 20,000 आपका खर्चा नहीं है, ये इसको खर्चा मत कहो, इसको इन्वेस्टमेंट कहो। आप सोचिए, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टार्टअप है, कोई अपनी कोई कंपनी खोल रहा है, कोई अपनी दुकान लगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या और किसी तरह का, वो क्या करता है, पैसा कहीं लोन लेगा, पैसा करेगा, इकट्ठा करेगा, एक मनी बना करके एक उनको कहीं कोई बिल्डिंग करता, किराए पे लेता और फिर अपना वो स्टार्ट करता है। कितने लाखों रुपए लगाता हो, 20-25 लाख से कम से कुछ नहीं शुरू होता। आज गांव में भी छोटी सी दुकान लगाता है, वो क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट है। उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है आपका। मैं आपसे जिंदगी के 3 साल के लिए कह रहा हूं, सिर्फ 3 साल, और 3 साल का आप महीने का 20,000 से गुणा कर लो, आपका कितना होता है उस हिसाब से आपका ये इन्वेस्टमेंट आपके सिलेक्शन के टाइम जो आप जो फील करोगे वो आपका प्रतिफल है। सिलेक्शन होते ही आपका जो भी गवर्नमेंट अभी पे स्केल जिस तरह से है, बहुत अच्छी सैलरी है, वो आपका वापस पूरा रिटर्न हो जाएगा। वो सैलरी के आधार पे करें, ठीक है, तो आपका एक लॉन्ग लाइफ। अब तो पेंशन भी शुरू हो गई है, बीच में पेंशन बंद हो गई थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस शुरू कर दी, तो अब आपकी एक लाइफ पूरी सिक्योर हुई है। वो लाइफ किसकी सिक्योर हुई है, आपकी 3 पीढ़ी की, 3 पीढ़ी की, क्योंकि आप जब तक जीवित रहेंगे आपको पेंशन भी तो मिलेगी। आप 60 साल सर्विस करेंगे, आपके पास एक रेगुलर मंथली आपका सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ को और उसके बाद आपके बच्चे, जो एक बार आप पूरी लाइफ में सेटल रहेंगे, उनको आप अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। अच्छी एजुकेशन दोगे तो उनकी भी लाइफ अच्छे से सिक्योर होगी और सेफ होगी। आप अगर बेरोजगार रहे तो उनको आप कुछ नहीं दे पाओगे। तो 3 पीढ़ी सुधार के जाओगे आप, सिर्फ आपके 3 साल के टाइम और 3 साल के इस मनी इन्वेस्टमेंट से। अब आप सोच लो आप किस दिशा में जा रहे हो। क्लियर? आपकी सोच में बता रहा हूं। अब आपने कहते सर हमने निर्णय ले लिया और 3 बात की बधाई ले ली और 3 चीजें मैं ये मान रहे हो कि 3 साल हम दे देंगे, कर देंगे, नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जो 5 मेजर बातें हैं, वो 5 मेजर बातें अगर आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, तो मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आप जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पाया मेरी लाइफ में। और अगर अनफॉर्चुनेटली गॉड ग्रेस ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो ये जो चीज पड़ी हुई है ये लाइफ चेंजिंग होगी। आपके लाइफ का एक विजन होगा, आपकी लाइफ की फिलॉसफी को चेंज करेगी। अब पहले तो ओल्ड सिलेबस में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अभी आप 22 से 23 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पूरा सब कुछ, पूरा सिलेबस जो अभी तक आपने एक एवरेज लेकर 6 क्लास से 12 तक जो पढ़ा है ना, उसी को एक ब्रॉडर वे में आप अभी वापस पढ़ेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपकी वो 5 बातें क्या है, 5 बात में पहली बात आपने तय कर ली, इसलिए आप यहां आ गए हो। वो पहली बात थी अपना गोल सेट करना, आपका टारगेट जो आपने चयन करना था वो कर लिया। टारगेट माना कि आपने किया कि मुझे आरएस बनना है। सिर्फ टारगेट चयन करके बैठ जाने से नहीं होता है। कर्म और भाग्य में एक सिंपल सी डेफिनेशन का एक विरोधाभास यह है कि जब व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है तो वो हार जाता है, और अगर कोई व्यक्ति भाग्यवादी भी और कर्मवादी भी है तो वो जीत जाता है। अल्टीमेटली जो आपका कर्म है वो उस गोल सेट करने के बाद शुरू होगा। सिर्फ आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैंने तो आरएस बनने का ठान लिया और अब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं। आरएस बनने का ठानने के बाद अब रियल स्ट्रगल शुरू होता है आपका। वो स्ट्रगल, उसके लिए जो मेजर पहली चीज जो चाहिए वो है आपका धैर्य, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मैं बता देता हूं, जिंदगी में आपको इतने हर्डल्स आएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, आपको लगेगा कि बहुत लाइफ आपकी बहुत नीरस है, बेसवाद है, आप बहुत इंसिपिड, बहुत लो फील कर रहे होंगे, बहुत टेंशन में होंगे, स्ट्रेस होगा। और लेकिन अगर उसकी जिंदगी में किसी व्यक्ति के ये चीजें नहीं है तो वो कंपटीशन में है ही नहीं। आप पढ़ रहे हैं और आपके अंदर आग नहीं है कि नहीं मुझे बनना है या नहीं बनना, आप ये नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब आप कंपटीशन में है ही नहीं। आप अगर किसी कंपटीशन में दौड़ रहे हैं और आपको जीतने का अगर आप में चिंता नहीं है, इसका मतलब आप कंपटीशन में, आपको जीतने का डर नहीं है, सॉरी हारने का डर नहीं है। जिसको
असफल होने का डर है, वही व्यक्ति इस कंपटीशन में है, इस रेस में। तो पहली चीज वापस आ जाता हूं, इसके लिए आपको रखना होगा धैर्य। गोल सेट करने के बाद आपके पास होना चाहिए धैर्य, पेशेंस। पेशेंस किस बात का? आप यहां रहोगे, खाना अच्छा नहीं होगा, घर से पहली बार बाहर निकले हो, यहां आपके पास व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होगी, आपकी संसाधन सीमित होंगे, आपके पेरेंट्स के घर की कुछ मर्यादाएं होगी कि नहीं इतना ही पैसा दूंगा। ये जो है, यहां 4 तरह के हॉस्टल होंगे आपके, पीजी हॉस्टल, एक बहुत लग्जरी हॉस्टल है, एक और उसके बाद एक डिलक्स है, और एक इस तरह का बिल्कुल बेसिक जो एमिनिटीज है उसके अंदर, सामान्य सी उसके अंदर आपके एक सिंपल सा खाट लगा हुआ है, और एक वॉशरूम भी कॉमन वॉशरूम है, और आपके पानी वाली दाल, ऐसा हॉस्टल भी मिलेगा आपको। आपकी जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उन सभी बाधाओं से, उन समस्याओं से खुद को ही पार करना पड़ेगा। घबराना नहीं है, माना कि 3 साल मुझे जयपुर रह के प्रिपरेशन करनी है तो करनी है। ये टाइम और आपका मनी जो इन्वेस्टमेंट है, मैनेजमेंट है। आप ये सोचो कि आपकी 3 साल की मेहनत आपकी लाइफ के 3 पीढ़ियां सुधार देगी, और आप खुद जिंदा रहे तो 30 साल तो सुधर ही जाएगा। क्लियर? अब आप बताओ साहब, और प्रॉब्लम क्या क्या आती है? पहली प्रॉब्लम आती है क्लासरूम में याद नहीं हो रहा, सुबह उठ के जल्दी क्लास में जाना, सर्दी गर्मी बारिश धूप में आपको यहां क्लासरूम आना, टेस्ट सीरीज में टेस्ट देना। आदमी मतलब स्टूडेंट होता है ना, बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो जाता है, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, पहले ठीक था, मेरे साथी लोग कितने ऐश मौज कर रहे हैं। आपको ये फील होगा, आपके साथी, आपको लगेगा एक बार ऐसे लगेगा कि वो देखो, वो कोई बिजनेस कर रहा, कुछ कर रहा, लीगल इलीगल काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो बड़ी गाड़ी लाएगा, कोई कार लाएगा, कुछ करेगा, उसका घर वगैरह, उसकी लाइफ में आपको कुछ ऐसे लगेगा कि हाँ उसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन नहीं बेटा, वो सोशल मीडिया की क्षणिक एक तरह का बाह्य आवरण है, वो भ्रम है। वो भ्रम से आपकी जिंदगी अपनी अच्छी बताने की कोशिश कर रहा है, आप उससे दिग्भ्रमित मत होना। आपको अपने ट्रैक पे बने रहना। उस ट्रैक पे बने रहने के लिए आपके अंदर क्या चाहिएगा? पेशेंस। और पेशेंस के लिए आप यहां सिर्फ ये पेशेंस नहीं है, आपको और लोग डेविएट करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा वो मेरे पास बेटर ऑप्शन है, मैं वो कर लूं वो कर लूं। नहीं, आपने ये सोच लो मुझे 3 साल मेहनत करनी है, 3 साल करनी है, आज से शुरू कर रहा हूं, 3 साल के अंदर अंदर मैं कुछ अचीव करके रहूंगा। इसके अलावा आपके कभी लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कभी पेपर आउट हो गया, कभी लीक हो गया, कभी आपने कोर्ट का स्टे आ गया, कभी कुछ हो गया, ये भी आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे, निराश करेंगे, हताश करेंगे, आप में टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा। लेकिन नहीं, ये मान के चलो, ये बाधाएं आएगी, रुकना नहीं है। पहला आपका गोल सिलेक्शन, गोल सेट करना, दूसरा आपके अंदर पेशेंस चाहिए, तीसरी है दृढ़ता, लगन, वो है आपका परसेवरेंस कि यस करना है तो करना है। एक लॉन्ग लास्ट तक डेडिकेट रहते हुए स्टडी के अंदर बने रहना ही जनरली होता क्या, लोग डेविएट हो जाते हैं। उनकी जो लाइफ जर्नी है उसके बीच में, जैसे पढ़ाई यहां स्टूडेंट ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन वो बीच में कभी घर जाएगा, कभी रिलेटिव्स की शादी में जाएगा, कभी कहीं जाएगा, बीच बीच में वो उसके बीच में गैप आते रहेंगे, महीने में 5-7 दिन नहीं। अगर आप रेगुलर नहीं है, आप पेशेंसफुल नहीं है, तो आप फिर गलत ट्रैक पे। तो ये जो इसके लिए परसेवरेंस, दृढ़ता, आपके निर्णय के प्रति आपका जो विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति आपके अंदर है, मजबूत इच्छा शक्ति, एक स्ट्रांग विल पावर आपके अंदर रख के चलेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ भी टफ नहीं है। मैंने यहां ऐसे लोगों को देखा था, मेरे खुद के लोग, मेरे 10th में 56% थे, ग्रेजुएशन में ठीक था कि मेरे सब्जेक्ट कुछ मेरे इंटरेस्ट के थे, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों, तो आर्ट्स से था, तो मेरे अच्छे 73% कुछ बन गए। ग्रेजुएशन में फिर नहीं, वो 12th में, ग्रेजुएशन में फिर मेरे 54% थे। तो इन 3 चीजों में मैं जब यहां आया था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, तो मेरा टारगेट, तो सर ने एक और चीज आपको बताई होगी कि हमेशा आपका लक्ष्य बड़ा रखो। छोटी सोच होती है आपके दिमाग में, ये चलती है कि नहीं मुझे तो टीचर बनना है, मुझे तो सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी बनना है, पटवारी बनना है, पुलिस कांस्टेबल बनना है। ये अगर आपने अभी से तय कर लिया, इसका मतलब आप उस लायक भी नहीं बन पाओगे। तो दिमाग में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो। अगर आप लक्ष्य बड़ा रखोगे तो उससे सेकेंडरी या उसका जस्ट नीचे का सबऑर्डिनेट सर्विस आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन आप पहले से ही आप नीचे से छोटा सा लक्ष्य लेके बैठे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर आप अपनी खुद की मर्यादाओं, खुद की क्षमताओं को पहचान नहीं पाए।
संतोषी सबसे बड़ा, हम पढ़ते आए ना स्कूल में, बाहर गेट के ऊपर लिखा होता है ऐसे, क्लासरूम के बाहर कोटेशन लिखे होते हैं ना, संतोषी सबसे बड़ा सुखी। नहीं, सुखी नहीं है वो दुखी है। संतोषी सबसे बड़ा दुखी किस आशय में बता दूं, कि अगर कोई व्यक्ति जो अपनी स्थिति है वो यथा स्थितिवादी हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे भाग्य में लिखा है और यही है, वो व्यक्ति कौन है? संतोषी। और वो जिंदगी में कुछ करने की कोशिश भी नहीं करता और उसी जगह रहता है, वो सुखी नहीं है, वो अल्टीमेटली उसको दुख भोगने पड़ते हैं। जो लाइफ टाइम स्ट्रगल करता है, कॉम्पीट करता है और कुछ नया करने की और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो माना कि आपको इम्पेशेंट लगता है, वो आपको असंतोषी लगता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? कुछ अचीव करने की कोशिश करता है और कर ही लेता है। ये फर्क है संतोषी और असंतोषी में। तो आप अपने फ्यूचर को लेके भी हमेशा आपको नहीं ये कम लगना चाहिए, नहीं ये नहीं, मुझे ये जॉब नहीं, मैं जो और ऊपर जाऊंगा, मैं आरएस की नहीं करूंगा, मुझे तो यूपीएससी आईएएस की करनी है, ये सोच के चले आप। इसके अलावा रेगुलर आपकी जो कांस्टेंट स्टडी है आपका, उसके आधार पे करेंगे, और मजबूत इच्छा शक्ति, ये 5-7 चीजें हैं, अगर आप मन में रख के चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके आसपास लोगों को आप फेल होते देखेंगे, और भी कोई हजारों कमियां होगी, उनसे आपको अपने आप के ऊपर भटकाव नहीं लाना है, डेविएशन नहीं लाना है। आपको लगेगा, एक बार लगेगा कि यार वो कितना इंटेलिजेंट था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी देखे इंटेलिजेंट आदमी कहां जाता है पता है? आपकी क्लास का मेरिटोरियस स्टूडेंट आप देख लो, मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो 90% अबव है, वो बच्चे या तो बैंक क्लर्क बन गए होंगे आपके आसपास वाले, या पटवारी में सेलेक्ट हो गए होंगे, या कोई और किसी तरह की कोई एसएससी सीजीएल वगैरह किसी और वैकेंसी में वो सेलेक्ट हो गए, वो चले गए। अब आप थे वो आप बनोगे आरएएस और आईएएस। सत्य है ये। मेरे साथ के ज्यादातर बच्चे, मेरे जो मैं जिस मेरे आया हूं, मैंने 10th-12th की है, वो या तो कोई टीचर है, या कोई बैंक क्लर्क है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, पुलिस कांस्टेबल है, या इस तरह की जॉब में, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। और मैं लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। सत्य है ये। मेरे आसपास वाले, इवन मेरे मदर कहते थे कि तू क्या पढ़ाई कर रहे थे, देख सारे साथ वाले सब कुछ कहीं ना कहीं लग गए, तो अभी ऐसे ही घूम रहा है। नहीं, सिग्मा रूल कौन सा है ये देख लेना, तुम्हारा रूल बना लेना ये, ठीक है? तो देखिए आपको जब, लेकिन हाँ, कैसे हुआ ये? मैं सर के पास आया था, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना था। सर ने कहा हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर कोई बैच नहीं चलता, तुम जाओ यहाँ से। और इस तरीके से उन्होंने बहुत ही बेरुखे से जवाब दिया। मुझे लगा ये कौन, कैसे सर है, ये क्या पढ़ाते हैं? मुझे वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ही मुझे इन सर से मुझे अच्छा नहीं लगा, दिलीप सर से मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। उस टोन से तो उन्होंने जवाब दिया, कोई सिंपैथी कुछ नहीं, बच्चे को बिठाओ पानी पिलाओ, कुछ नहीं, है ना? 2010 की बात है, जुलाई 2010, मुझे याद है आज भी। और वहाँ इंस्टीट्यूट वहाँ था लालकोठी पे, उस समय इंस्टीट्यूट छोटा था, अब तो काफी पूरा राजस्थान का वन एंड ओनली एक ही इंस्टीट्यूट स्टार है, वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है। 2010 की बात है। तो मैंने कहा यार फिर क्या करें, तभी क्या हुआ, फिर वापस मैं बैठा वहीं बाहर, मुझे गुस्सा तो था, मैंने कहा कुछ सुनाऊं इनको, अंदर से यूं मैं इम्पेशेंट तो था ही। फिर उन्होंने वापस बुलाया अंदर, बाहर से वो बीच में लगी हुई थी, ये कांच लगा हुआ था, दिख रहा था कि बाहर ही बैठा भी। बोला तेरे देख सब इंस्पेक्टर यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, हम सब इंस्पेक्टर का बैच चलाते ही नहीं है। एक काम हो सकता है, सब इंस्पेक्टर में जो जनरल स्टडी का पेपर है वो आरएस प्री का पेपर दोनों सेम है, जीके का पेपर सब इंस्पेक्टर में और आरएस प्री का पेपर दोनों में सिलेबस सेम है। आरएस प्री का हमारे बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकता है, तो कर लेंगे साहब, हमें तो आपसे पढ़ना, हमने आपका सुन रखा है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में सुन रखा था। तो मेरे कुछ साथी जो यहां पढ़ रहे थे वो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा यहां पढ़ लेंगे साहब। तो जो ही मैंने ज्वाइन किया और अगस्त में वैकेंसी आई आरएस प्री की 2010 में। तो अगस्त में जैसे ही वैकेंसी आई, मैंने प्री के लिए फॉर्म भरा, मेरा प्री हो गया। नवंबर अक्टूबर में प्री का एग्जाम हुआ, 2 महीने में एग्जाम हो गया प्री का, और 2 महीने मेंस हो गया, दिसंबर में मेंस हो गया। और मैं इस तरह से नया नया जोश था, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, 12-12 15-15 घंटे ये रोज, जितना पढ़ाया टू द पॉइंट पढ़ते, सिलेबस ओरिएंटेड मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करते थे।
दिसंबर में मेंस हुआ, मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हुए, मेरा इंटरव्यू तक चला गया, मैं प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया और इंटरव्यू मेरा कॉल हुआ। मैं इंटरव्यू देके आया तो इंटरव्यू मेरे लास्ट मेरिट में 800 कुछ रैंक आई थी, 800 रैंक में मुझे कुछ मिला नहीं। मेरा मेडिकल जरूर हुआ था ये इस उम्मीद में कि होगा, और गॉड ग्रेस ये अच्छा रहा उस समय नहीं हुआ। अगर मुझे कुछ कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर मिल जाता तो मैं सेटिस्फाई होकर बैठ जाता। मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली उस समय उस वैकेंसी से। फिर वो उसके साथ ही सब इंस्पेक्टर की आई, मैं सब इंस्पेक्टर भी बन गया 2010 वाली वैकेंसी में। अब फिर मैंने वापस शुरू की, 2012 में आरएस की वैकेंसी आती है। तो एक बार आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक आ गया कि मैंने इंटरव्यू दिया है, अब आपके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि नहीं मैं कर सकता हूं। आपको खुद की एक पहचान हो जाती है कि मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। तो फिर वापस दुगुने जोश से जो कुछ कमियां थी उनको सुधार करते हुए 2012 वाली वैकेंसी में मेरी 28th रैंक बनी ऑल राजस्थान में। तो 28 से मुझे प्रॉपर आरएएस मिल गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके बाद फिर सिंपली मैं आरएस बनने के बाद 3 जगह में एसडीएम रह लिया। कुछ लोग जानते होंगे, जैसे मैं रहा हूं एसडीएम जालोर रहा था मैं। जालोर के हैं कोई? एसडीएम जालोर हेडक्वार्टर पे रहा था मैं लगभग अराउंड 2.5 साल। फिर मैं रहा था एसडीएम सुमेरपुर, पाली सुमेरपुर है कोई? हाँ, सुमेरपुर रहा था मैं। फिर रहा एसडीएम किशनगढ़, ये अजमेर है ना, अजमेर हाईवे पे दूदू से आगे किशनगढ़ रहा। फिर देन सीनियर स्केल में प्रमोशन हो गया, अभी मैं फिर यहाँ रेवेन्यू में लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट में फिर मैं आ गया एडिशनल कमिश्नर के रूप में। अभी मैं सैनिक कल्याण बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर राजस्थान स्टेट सैनिक कल्याण बोर्ड में हूँ। तो ये 5 जगह मेरी पोस्टिंग है, अभी 5वीं पोस्टिंग यहाँ एज एन आरएएस। अब आप बताओ, मैं अगर उसी सोच के साथ रहता कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा तो नहीं है, मैं और किसी जॉब में इधर उधर हो जाता, या मेरे आसपास के कुछ लोग महाराष्ट्र में भी चले गए किसी दूसरी जॉब में इधर उधर, है ना, तो वो भी था, ऑप्शन तो था ही था। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती? जॉब। चाहे जॉब किसकी करनी, सेठ जी की करनी या सरकार की करनी, बेटर किसकी है? सरकार की। वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अभी मैंने ये देखा, मैं जब मॉक इंटरव्यूज की कुछ क्लासेस ले रहा था यहाँ, तो बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज के, कॉर्पोरेट कंपनीज के बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू देने यहाँ। कोई टीसीएस में, कोई कहीं विप्रो में है, कहीं और यूएस में कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई अच्छी अच्छी जॉब में, उनका पैकेज भी बहुत अच्छा है। मैंने उनसे पूछा यही सेम प्रश्न मेरा कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो? आपकी सैलरी इतनी अच्छी, महीने की 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है महीने की, अच्छा पैकेज है, आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, आप बड़ी, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। उसका आंसर क्या था साहब? कोई पहचान नहीं रहा पड़ोसी, मेरे पड़ोस का फ्लैट वाला ही नहीं जान रहा कौन है ये। हम 8x8 के कमरे में बैठते हैं, चाहे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मैं बैंक मैनेजर हूं, उसके अंदर बैठा हूं, मेरा पब्लिक एक्सपोजर है ही नहीं। आदमी वहां पर आ जाता, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए तो लोग, दुनिया में लोग सब, मुझे कोई गिनता ही नहीं है। लोगों को रोना होता है ना, सब मन कोई पूछे ही कौन। तो अगर आपको पूछवाना है, कोई गिनवाना है, आइडेंटिटी है, तो फिर देन सबसे शॉर्टेस्ट और उत्तम तरीका क्या है? ये। या फिर पॉलिटिक्स में चले जाओ, गांव में पूछवाने के लिए सरपंच बन जाओ, प्रधान साहब बन जाओ, माननीय विधायक बन जाओ, माननीय एमपी मंत्री जी बन जाओ, और उससे बेटर, उसमें कंपटीशन ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा, और उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन और जरूर करना है। एक बार सरपंच बन गए फिर भूल जाएंगे लोग, और हार गए तो भी लोग, गांव वाले उसको, जो जीता उसको सरपंच नहीं कहते, आपको जरूर कहेंगे और सरपंच साहब। ये ध्यान रखना, गांव में एक चीज नोट करना, जो जीत जाता ना उसको गांव वाले सरपंच साहब नहीं कहते, जो हार जाता उसको कहते ए मोर सरपंच साहब, आगे आगे बैठाओ यहाँ। एक मेरा दोस्त था, मेरे साथ यही तैयारी करता था, वो टीचिंग में उसकी वो तैयारी करता था, मैं कर रहा था आरएस की, वो टीचिंग की 3rd ग्रेड की इसकी। तो वो जब भी गांव जाए, उसको 5 साल तैयारी की, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो गांव जाए कहीं कुछ बैठे तो गांव में आसपास जो चौटे पे लोग उनको सब मार सा भी गए, आओ मार साहब, उसको वो एक रिग्रेट फील हो यार इनको, क्या मतलब। अब आपको भी कई लोग एसडीएम साहब कहना शुरू कर देंगे, आप आए हो ना स्प्रिंग बोर्ड आज, मां ये सत्य है, ये सत्य है, आप आए हो, आपके पड़ोसी, आपके कुछ रिलेटिव्स, है ना, आपके रिलेटिव्स कुछ और कुछ आपके पड़ोसी, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड, उनको सब पता आप आज कहां गए हो, आज सेमिनार अटेंड करने गए, उनको पता है। और दूसरी और बात, उन लोगों को ये पता है कि ये कैसा पढ़ रहा है, पढ़ाई में कैसा है, ये बन सकता कि नहीं बन सकता। वो दो लोग मिलेंगे, हाँ ठीक है गया तो है लेकिन वो तो ऐसे ही गया है, उसके पापा ने भेज दिया और वो गया, टाइम पास कर रहा है, ग्रेजुएशन होगी अब करना क्या उसको, इसलिए। अच्छा दूसरी बात और उसके साथ एक और क्या होगा, आप जब प्री दे के आओगे ना, आप रोल नंबर खुद भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा, उसके बहुत अच्छी जगह से सेव कर रखे, और वो आपसे ज्यादा उसको रिजल्ट का वेट है आपके। हाँ रिजल्ट, और फेल हो गए तो भेज भी देगा, तेरे को भेजा है, हाँ उनके पास आपके रोल नंबर सेव है, उनको ये पता है कि रिजल्ट कब आएगा, उनको ये पता है, और वो हमेशा आपके बारे में फीडबैक लेते रहेंगे, कैसा है टेस्ट में, कैसा कर रहा है, कुछ है अंदर। तो उसका कोई, मेरे साथ हुआ, मेरा एक कोई फ्रेंड था किसी, तो उससे मिल गया मेरे किसी गांव के कोई पड़ोसी से, तो उसने कहा साहब वो बहुत ब्रिलियंट है, वो निकालेगा सीट, वो भाई सदमे में आ गया, और उसने किसी वाया मीडिया मेरे तक पहुंचे कि वो ऐसे डिस्कस कर रहा था कि तेरे बारे में ये फीडबैक उसने सुन लिया। तो ऐसे फीडबैक कई बार ऐसे मैनिपुलेट करके तुम भी दिलवाते रहो, ऐसे अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को, ऐसे किसी को ऐसे फैब्रिकेट करके देते ना, किसी को भेज, ऐसी बात चलते चलते ऐसे ऐसे देख रहा है विनोद, वो ये तुम लोग देखी होगी ना पंचायत सीरीज, तो उसमें जो है ना, देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के बात को घुमाया जाता है। तो अब अब वो विनोद, सॉरी उसमें विकास, विकास ने जो उसका तैयारी करता है यूपीएससी की, उसका क्या नाम था, जीतू, जीतू हाँ। तो वो भी देखो वहां पर भी वो तैयारी कर रहा है, वो संतोषी नहीं है, सीखो उससे कुछ। वो उस गांव में विकट विषम परिस्थितियों में भी रह करके वो चक्के वाली कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहता है ना। तो देखो लाइफ में कितने चैलेंजेस है, कितने ट्रबल्स है आपको झेलने पड़ेंगे। आपको लगता अभी बहुत गुड्डी गुड्डी सा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, घर वाले पैसा दे रहे हैं, कर रहे हैं, एक समय बाद आपको ये अखरेगा, घर वालों से पैसा मांगते हुए आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उनको ये टारगेट दे दो कि साहब मैं 3 साल पैसे मांगूंगा, 3 साल आपको औलाद पर इन्वेस्टमेंट करना है तो कर लो, है ना। 3 साल तक मुझे आप पूछना भी मत रिजल्ट के बारे में, मैं अपना रिजल्ट आके दूंगा, कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हो जाऊंगा, ठीक है। ये चीज आप घर वालों से चैलेंज करके और एक उनसे प्रॉमिस करके आ जाओ, और 3 साल एक एटीएम कार्ड ले आओ। जनरली जो हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, लाइफ जिन लोगों ने हॉस्टल स्कूलिंग जिसकी हॉस्टल्स में रही है, कॉलेज, वो बच्चे घर कब जाते हैं पता है, जब पैसे खत्म हो जाते तब। हाँ हाँ मैं मेरे लिए कह देता हूं, जब पैसे उनको घर वालों को पता चल गया बेटा इसके पैसे खत्म हो गए, इसलिए आया अब एटीएम। तो अब जनरेट हुआ, मैं 2010 में मैंने मेरा हो गया था स्टडी पूरी, तो बोले ये पैसे खत्म हुए इसलिए घर आया होगा, जरूर वो बस से उतरते हुए देखते समझ जाते कि पैसे खत्म हुए। तो पैसे खत्म, अब तो आपके पास एटीएम हो गया, पेटीएम कर लो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लो, घर वालों को घर जाना ही नहीं अपने। 3 साल की तपस्या के लिए 3 साल का एक टारगेट, एक रेजोल्यूशन, संकल्प लेके आओ कि मुझे जयपुर रहना है, इसी एरिया में 2 किलोमीटर का आपका रेडियस है, इसी में कोई रूम ले लो और ढंग से पढ़ाई करो। जिंदगी की ये तपस्या है, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, एक बार करनी पड़ेगी आपको मेहनत, सिर्फ एक बार, और दूसरे फील्ड में लाइफ टाइम करनी पड़ेगी। बीच में कोविड आ गया, दुकान बंद भी हो जाती है, होती नहीं होती, लेकिन आपकी सैलरी कंटिन्यू रहेगी, इंक्रीमेंट और रहेगा सालाना, पे कमीशन हर 10 साल में आता ही आता है। और कितना पैसा चाहिए, आप उससे कंपटीशन करो ही मत, जिसके न्यूज़पेपर में जो आता ना वो फर्जी है, 2 करोड़ का पैकेज है, 2 करोड़ पैकेज, उसका घर बगड़ा गाड़ी सब मिला करके है उसका, आप उसका इतना तो पता नहीं क्या क्या कट जाता है उसका पैसा, वो नहीं है इतना पैसा, उसके हाथ में बहुत कम आता है। 2 करोड़ जहां लिखा है पैकेज 50 लाख रुपए आता है, और 50 लाख से आपके 5 लाख बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास क्या है,
आइडेंटिटी क्राइसिस है उसके पास, आपके पास नहीं होगा। कोई कितना ही बड़ा अफसर कुछ भी कर ले, वो यूएस में जाकर के न्यूयॉर्क में कुछ बना हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या काम का वो। आपके साथ इस जॉब की एक बड़ी जो मेजर खासियत जो मुझे अच्छी लगती है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन। आपको लाइफ में किसी काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी काम में मिलेगा। कैसे? आप उन हजारों पीड़ित लोगों की बात सुनते हो, उनका काम करते हो, आपके पास फोन करेंगे, आपके पूछे, मैं इवन बता दूं, मेरे इस फोन कॉल में जस्ट कोई मैसेज कहीं से भी, कोई भी रिलेटिव जो मैं जिनको नहीं जानता था, वो मेरे रिलेटिव फलाने के, मैं उसके बुआ का, सास का, बेटा का, भाई का पोता बोल रहा हूं, अब पता नहीं कौन है, जो भी है, फोन कॉल्स आता, मैसेज आता, मैसेज डाल दो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। करना क्या होता, आपके लाइजन है, आपके साथ ही है, पूरे राजस्थान में मेरे बैचमेट होंगे, मेरे साथ रहे, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ रहे, कहीं मैं सिंपल व्हाट्सएप मैसेज शेयर कर देता हूं, कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आपके 100 में से 10 काम हो रहे हैं, तो वो तो आपसे सेटिस्फाई है ना। किसी पीड़ित के चेहरे पर स्माइल लाना, मुस्कुराहट लाने का काम आप कर सकते हो। क्या आप पैसा कमा के पैसे थोड़ी बांट सकते हो? आपको 2 करोड़ का पैकेज है, क्या घर आके सभी रिश्तेदारों को पैसे बांटोगे? उनको क्या फायदा आपका? आपके 2 करोड़ का, 5 करोड़ का पैकेज, आप अमीर बन गए, उसका किसी आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप किसी पद पे हैं, प्रतिष्ठित जॉब पे हैं, आप किसी ऐसे पावरफुल जॉब में, आप किसी थाने में डीवाईएस क्षेत्र में डीवाईएसपी है, एसपी है, एसडीएम है, एडीएम है, कलेक्टर हैं, आप उन हजारों लोगों की, आपकी उम्मीद है, उनका काम नहीं भी पड़ रहा अभी, लेकिन एक लाइफ में वो एक सोच लेकर के, विश्वास संबल लेके वो जी रहे हैं कि मेरे को कभी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको फोन करूंगा। ये सत्य है। कई लोगों को काम नहीं पड़ता है और वो आपका सम्मान इसीलिए करते हैं कि कभी मेरा काम पड़ जाएगा, भले नहीं पड़े, और उस दिन आप भले फोन मत उठाना, लेकिन है ये सत्य। ये सत्य है कि आपके पास आइडेंटिटी, एक वैल्यू है आपकी, और उस वैल्यू के लिए हम इस जॉब में, ये भारत हमारी वैसे मिडिल क्लास की ये सोच भी है। जनरली जो एरिस्टोक्रेट फैमिलीज होती है ना, बड़ी एलिट फैमिली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन एरिया में कलेक्टर एसपी कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पैसे हैं, जो बहुत एलिट एरिस्टोक्रेट लोग हैं, वो अपना काम वैसे ही करवा लेते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई, उनका वहां कोई सीट पे कोई बैठा हो, उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, उनके इतने लाइजन होते हैं। हमेशा फर्क पड़ता है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली या वीकर सेक्शन को, और आप उनकी चेहरे पर, अगर आप उम्मीद है, उनके चेहरे पर स्माइल लाने का काम कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का एक स्वप्न है, आपकी जिंदगी का टारगेट है, और आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है, आप एक संतोष देता है कि नहीं, मैंने आज जैसे फील्ड में आपने किसी क्राइसिस में, किसी बहुत बड़ी, एक कोई अभी कोरोना हो गया, और भी आप लोगों का काम कर रहे हो, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं कि देखो साहब कितना अच्छा काम किया, आपके लिए लोग अच्छी बात कर रहे हैं, ये आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देता है। आप बैंक में कैश गिन रहे हो, जो पैसे लेना आ रहा है वो आपके प्रति थैंकफुल है ही नहीं, है क्या थैंकफुल? वो कहता है क्या है, मेरा ही पैसा है, ला, ऐसे खींच के ले जाए। वो मिस्टर बीन का आपने नहीं देखा, वो स्टेज पे जाके ऐसे लेके आता है, जाता है, वो अवार्ड सेरेमनी में होता है ना, तो मेमेंटो वो जाके ऐसे, मैंने मेरी मेहनत से कमाया, तुम कौन होते हो? हाँ, तो वो चीजें, आपकी जो जॉब है वो जॉब सेटिस्फैक्शन का मेजर डेस्टिनेशन है। इतनी सारी बातें हैं, फिर भी आप अगर इसमें तैयारी नहीं करते हो तो फिर बताओ आप, इस जॉब की इतनी अच्छाइयां हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जॉब सेटिस्फैक्शन, समाज सेवा 5वें नंबर पे आता है। देश सेवा, हर काम में देश सेवा है। फिर आपसे पूछेगा क्या मास्टर, स्कूल के टीचर देश सेवा नहीं करते हैं? वो भी देश सेवा है। भारत का नागरिक प्रत्येक उसका कृत्य और मतलब उसका एक्शन, इनएक्शन और रिएक्शन, हर काम में देश सेवा है। कोई व्यक्ति गाड़ी का मिस्त्री है, वो भी देश सेवा ही कर रहा है। कोई लेबर है, वो भी देश सेवा कर रहा है। हर तरह की देश सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, समाज के मैं ये करना चाहता हूं, सुधार करना चाहता हूं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहता हूं, मैं गरीबों में ये काम करना चाहता हूं, वो कहेगा कि तूने कहीं रट के आया आंसर। पहली 4 चीजें, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जॉब सेटिस्फैक्शन। पहला जॉब, फिर उसका मेरा सैलरी, मेरा लाइवलीहुड, आजीविका, उसके बाद इसकी प्रतिष्ठा होती है तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा घर परिवार फैमिली, उसके बाद मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है,
और 5वीं फिर सब, जब इतनी चीजें हैं तो फिर सेवा तो है ही है, जो इसका हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी करेंगे हम। स्कूल में इंग्लिश थोड़ी सीखता है, जर्मन है वो, स्कूल में जर्मन थोड़ी सीखता है, वो उसके परिवेश से सीखता है। कहां से सीखता है? परिवेश। तो आपका परिवेश कैसा है? बाड़मेर से यहां तक तो आ तो गए, लेकिन परिवेश साथ ले आए। रूम लेके रहेंगे 5 जने, थाली रखेंगे एक थाली रखते हैं, ये प्रॉब्लम ये है। और थाली भी नहीं, कई बार वो आटा गूंदने वाली जो परात होती है ना, अब अब आप बताओ आपका उद्धार होगा कैसे?